नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। मौजूदा दौर डिजिटाइजेशन का है, जहां हर काम एक बटन दबाने से हो जाता है। अब आप घर बैठे न सिर्फ देश भर में चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि स्मार्टफोन के जरिए अपने देश में रहते हुए विदेशों में व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी। इसी मकसद से हम लेकर आए हैं ये प्रोग्राम, जो आपको बनाता है डिजिटली स्मार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, इसमें हम आपको ऑनलाइन एप्स और उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा सेगमेंट है अर्थनीति, जिसमें बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात की जाती है। वहीं हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट का नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी की। आरबीआई ने होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। नोटबंदी के दौर में सरकार ने पेपर करेंसी की यूसेज को कम करने के लिए यूपीआई के बाद डिजिटल करेंसी को क्यों लॉन्च किया? डिजिटल करेंसी क्या है? हम इसे कैसे खरीद और बेच पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज लेंगे हम अपने एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से। वेलकम टू आवर शो डिजिटल किसान सर। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल करेंसी क्या है, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो होलसेल ट्रांजैक्शन है और या हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की, तो वो क्या है? देखिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, जनरली जो भी बॉर्डर से आने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को की जाती है। कहीं ना कहीं जब हम, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, जो कि एक देश की दूसरे देश में पेमेंट जो होती है उसको हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कहते हैं जी। तो जो दूसरे देश में हम पेमेंट्स करते हैं उनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कहा जाता है। तो अब सवाल वही है कि डिजिटल करेंसी क्या है और ये कैसे काम करेगी? देखिए, डिजिटल करेंसी आरबीआई ने नवंबर 2022 में लॉन्च की है। डिजिटल करेंसी जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम एनईएफटी या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी तरह ही हमारा डिजिटल करेंसी है, जिसको हम अपने बैंक के थ्रू, अपने वॉलेट के थ्रू हम पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अभी फिलहाल सरकार ने 4 बैंक्स के थ्रू, आईसीआईसी, एसबीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू डिजिटल करेंसी को स्टार्ट किया है। और अभी फिलहाल ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में अभी ये स्टार्ट है। उसके बाद धीरे धीरे इसको भारत के 8 जो स्टेट हैं वहां पर किया जाएगा, और साथ में अगर देखें तो और जो उसके 8-9 बैंक हैं उसमें भी इसको चालू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल पायलट मोड पर है, जिसमें अभी फिलहाल मर्चेंट्स के साथ डील है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर ये होलसेल और आपका रिटेल में आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी जो डिजिटल करेंसी है ये फिलहाल देखें तो एक तरीके से आपका, जिस तरीके से हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, वॉलेट पेमेंट करते हैं, उसके थ्रू हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए डिजिटल करेंसी की, तो वो क्या कुछ फीचर्स हैं जिनको जानना जरूरी है हमारे लिए? देखिए, डिजिटल करेंसी के जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखें तो आप कोई इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना डिजिटल करेंसी चाहिए उतना आप बैंक से इशू करा सकते हैं पेमेंट देके। तो वो आपके डिजिटल ऐप के अंदर, बैंक के ऐप के अंदर एक डिजिटल मोड में आ जाएगा। आप उसको कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें एक बात है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर हाँ, आप इसको कभी भी पेमेंट करना चाहें तो आप वॉलेट के थ्रू इसको पेमेंट कर सकते हैं। कैश मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फिजिकल कैश मैनेजमेंट नहीं है, ये डिजिटल तौर पर है। और इसमें ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपके पास फिजिकल कैश पड़ा हुआ है तो आपको डिजिटल मोड में कन्वर्ट करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं। क्योंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है डिजिटल करेंसी है, तो ऑनलाइन मोड तो रहेगा। ऑफलाइन अगर मोड पे इसको यूज करना हो तो क्या कोई तरीका रहेगा या सिर्फ डिजिटली हम चल पाएंगे? देखिए, ऑफलाइन मोड तो फिजिकल मोड ही है। अगर आपके वॉलेट में डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है तो आप उसको बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फिजिकल के तौर पर मिल जाएगी। मगर इसका मेन जो मकसद है वो डिजिटल को प्रमोट करना है, जिससे कि जो कैश मैनेजमेंट है वो यहाँ पर मैनेज हो सके। सबसे बड़ा इसका एक जो लॉजिक है वो ये है कि आपको नोट प्रिंट करने ना पड़े। आप जो करेंसी है उसको आप बैंक के थ्रू इसको आप इशू करा सकते हैं। ये एक तरीके से डिजिटल करेंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सेंट्रलाइज नहीं है।
है, आरबीआई इसका सेंट्रलाइज है जो उसको मैनेज करेगा, और आरबीआई के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जो करेंसी है वो यहाँ पर इशू की जाएंगी। तो ये जो 4 बैंक अभी हमने देखे हैं, यही 4 बैंक अभी फिलहाल ऑथराइज हैं डिजिटल करेंसी को इशू करने के लिए। अगर बात करें अकाउंट की, तो किस तरह से इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जाएगा? देखिए, ये जो हमने अभी 4 बैंक बताए हैं, इन 4 बैंक में अकाउंट ओपन होगा और उन 4 बैंक के अकाउंट के थ्रू आप अपने वॉलेट में डिजिटल करेंसी को ले सकते हैं। उन बैंक अकाउंट में अगर आपका अकाउंट है तो वहां से आप इस अकाउंट को ले सकते हैं, और जितनी आपको डिजिटल करेंसी चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है, या फिर आप अपने कैश के अगेंस्ट में भी इस करेंसी को आप चेंज करा सकते हैं। वो करेंसी आपके वॉलेट में आ जाएगी, फिर आप उसको ट्रांजेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि डिजिटल करेंसी का जो अकाउंट है वो उसी तरह से बिल्कुल क्रिएट किया जाएगा, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, क्या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है हमें? देखिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, जो सिंपल नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है केवाईसी के लिए, वही रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जस्ट लाइक का एक आपका सिंपल एक ट्रांजेक्शंस का एक तरीका है, जैसे हम एनईएफटी या फंड ट्रांसफर करते हैं या फिर हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हैं, उसी का एक तरीका है। बट यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आपका वॉलेट के थ्रू होगा, और वॉलेट आपका आपके मोबाइल ऐप में होगा। जिस तरह से एक नॉर्मल अकाउंट में हम ज्वाइंट अकाउंट्स ओपन करते हैं, क्या कुछ ऐसी सुविधा भी डिजिटल करेंसी अकाउंट में रहेगी? देखिए, डेफिनेटली जो डिजिटल करेंसी है उसमें आपका जॉइंट अकाउंट का रहेगा, जैसे आपका नॉर्मल बैंक खुलता अकाउंट खुलता है वैसे ही अकाउंट इसके अंदर फैसिलिटी है। मगर ये आगे चलकर होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये मर्चेंट्स के लिए है। तो मर्चेंट्स का मींस कि आप अपनी, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई आपका ऑफिस है, कोई आपकी कंपनी है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बट आगे चलकर जब ये रिटेल के लिए ओपन होगा तो सारी फैसिलिटीज के अंदर अलाउ होंगी। यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि जैसे हम भीम यूपीआई जैसे पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जब डिजिटल करेंसी शुरू हो जाएगी तब क्या उस डिजिटल करेंसी को भी इन मोड्स के थ्रू इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम बात करें भीम यूपीआई की, तो आप भीम यूपीआई को इंस्टेंट आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके आप पेमेंट ले सकते हैं। जबकि डिजिटल करेंसी में क्या है कि अभी फिलहाल जो आपका बैंक अकाउंट है, आपको उन्हीं बैंक अकाउंट के थ्रू आपको वॉलेट में लेनी पड़ेगी। जबकि जो आपका भीम यूपीआई है उसमें वॉलेट वाला कंसेप्ट अभी नहीं है। यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट होगा वो टोकन के जरिए आपके, जिस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं कि टोकन आपकी वैल्यू आती है, तो वैसे ही आपका जो अमाउंट है वो टोकन के जरिए आपके वॉलेट में आएगा, फिर आप उस टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि अगर हम भीम यूपीआई की बात करें तो वहां पर आप बैंक अकाउंट को लिंक करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्क यहाँ पर सिर्फ टोकन का है। हालांकि अगर हम देखें तो दोनों का काम सेम है, मगर डिजिटल करेंसी जो है इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो भी आप करेंसी बैंक से लेंगे वो करेंसी प्रिंट नहीं होगी, वो करेंसी एक डिजिटल मोड में मार्केट में अवेलेबल होगी, उसका कोई प्रिंट वर्जन आपको नहीं मिलेगा। अगर इसको सीधे तौर पर समझना चाहे, जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या रहेगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर? देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है, उसका कोई रेगुलेटर नहीं होता है, जबकि डिजिटल करेंसी उसका रेगुलेटर है जो कि आरबीआई है। डिजिटल जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो करेंसी माइनिंग के थ्रू और ब्लॉकचेन के थ्रू काम करती है, जिसमें अनलिमिटेड आप माइनिंग कर सकते हैं। जबकि जो आपकी डिजिटल करेंसी है इसका रेगुलेटर आरबीआई होता है, और आरबीआई के आदेश के अनुसार ही डिजिटल करेंसी जो है वो जारी की जाएगी, जिसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा, जैसे हम फिजिकल नोट्स में देखते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में बहुत फर्क है। डिजिटल करेंसी जो है उसका एक रेगुलेटर है आरबीआई, ये अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 देशों में अवेलेबल है। जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू में है, जो कि एक्सचेंज के थ्रू काम करती है, इसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता है। जबकि जो डिजिटल करेंसी है वो एक सेंट्रलाइज रेगुलेटर अथॉरिटी इसको मैनेज करती है। तो अगर हम इसके डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स की बात करें तो वो क्या कुछ है, क्यों सरकार डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने जा रही है? देखिए, डिजिटल करेंसी के बेनिफिट बहुत हैं। अगर हम देखें तो टेरर फंडिंग जो होती है वो सबसे बड़ा एक इशू है, तो डिजिटल करेंसी से आप उसको नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी को वहां पे कंपेयर करें तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा फंड टेरर फंडिंग में गया है, स्मगलिंग में गया है, साथ में जो क्रॉस बॉर्डर की आपकी अनएथिकल पेमेंट्स है उसमें यूज हुआ है। जबकि अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो उसका आप यूज ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे कहीं ना कहीं तो उसका नोटिफिकेशन सरकार के पास रहेगा। तो एक एथिकल प्रैक्टिस को यूज करने के लिए सरकार डिजिटल करेंसी यूज कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को हैबिट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने की, डिजिटल करेंसी यूज करने की, वॉलेट यूज करने के लिए, तो उनके लिए एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप अगर मर्चेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको मर्चेंट को पेमेंट करनी है, तो आप डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हैं, आइदर कि आप क्रिप्टो करेंसी को यूज करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है और वहां पर काफी अनएथिकल वर्क्स होते हैं। हमने रिसेंटली देखा था कि वहां पर अभी हमने देखा था काफी हैकिंग हुई थी जिससे काफी नुकसान हुआ था, बट डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें लिमिट की, तो यहाँ पर कोई लिमिट तय की गई है डिजिटल करेंसी की? देखिए, अभी तक कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये मर्चेंट्स के लिए है, तो लिमिट नहीं, जितना आपको इशू कराना है आप
बैंक को पेमेंट करके उतनी इशू करा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये मर्चेंट के लेवल पर है, तो यहाँ पर अभी कोई लिमिट नहीं हो सकता कि आगे अगर ये रिटेल के लिए या कस्टमर प्रोफाइल के लिए आती है तो हो सकता है कि वहां पे कुछ लिमिट हो, मगर ये एज है कि जैसा आप फिजिकल करेंसी अपने पास रखते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी को अपने पास वॉलेट में रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं तो ये टोटली ऑनलाइन है, तो यहाँ पे क्या एक डिपेंडेंसी नहीं हो जाएगी नेटवर्क को लेकर? क्या उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी होगा या नॉर्मली किस तरह से काम करेगा, क्या फंक्शन रहेगा इसका? देखिए, जैसे हम मोबाइल ऐप, बैंकिंग के मोबाइल ऐप को यूज करते हैं, सिमिलर वैसे ही इसको हम यूज करेंगे। जैसे हम एनईएफटी या ऑनलाइन बैंकिंग या फिर हम नेट बैंकिंग को यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज होगा। तो उसके लिए नेट बैंकिंग की जरूरत होगी, नेट की जरूरत होगी। तो अगर नेटवर्क है तो कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे इसको लेके, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब अगर हम देखें तो भारत के अंदर ऑलमोस्ट करीबन 90 करोड़ के आसपास मोबाइल यूजर हैं और हम 5G की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू भारत में तो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि सक्सेसफुल रहेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये यूज हो रहा है और चाइना भी इसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब वहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट यूज हो चुका है और कोई इशू नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भारत के अंदर भी इशू आएगा इसका कोई। जी, अभी डिजिटल करेंसी पर क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी बाकी रह गए हैं, तो अगले हफ्ते फिर इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट अर्थनीति में, जहां हम जानेंगे आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। अपने इस सेगमेंट यानी अर्थनीति में आज हम बात करेंगे आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट की। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से कि क्या है आरडी। आरडी क्या है और इसका अकाउंट खोलने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? देखिए, आरडी जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट है। जिस तरीके से हम एफडी ओपन करते हैं वैसे ही रेकरिंग डिपॉजिट है। यहाँ पर फर्क ये है कि एफडी में हम एक मुश्त अमाउंट देते हैं, जबकि रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने अपना एक अमाउंट जो है बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो बैंक है उसका चेक और जहां से आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है उसकी डिटेल, आपकी केवाईसी पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, क्या आरडी में भी इसी तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं? नहीं, देखिए, आरडी अपने आप में एक अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप हर महीने कुछ अमाउंट अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं जिसमें आपको रिटर्न इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए। सपोज अगर आपको आरडी स्टार्ट करना है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, तो 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें हर महीने आपका जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका अकाउंट से कटकर आरडी अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। और जबकि अगर हम बात करें सेविंग या करंट अकाउंट की, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको हर महीने जो जो पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आरडी एक जरिया है सेविंग का। तो अगर इसको एफडी से हम कंपेयर करें तो किस तरह से अलग है आरडी और एफडी? देखिए, आरडी और एफडी में सिंपल सा सबसे बड़ा फर्क ये है कि जब हम कोई एफडी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम एक मुश्त अमाउंट डालते हैं। सपोज अगर किसी को 1 लाख रुपए की एफडी स्टार्ट करनी है तो उसको स्टार्टिंग में ही 1 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, जबकि अगर उसको आरडी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 10-10 हजार की 10 किस्त बनाकर 10 महीने इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो 10 महीने के बाद उसको उसका जो है रीपेमेंट मिल जाएगा। तो आरडी और एफडी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, आपका सिस्टमेटिक पेमेंट आपका हर महीने जाएगा, और जबकि एफडी के अंदर आप एक मुश्त पेमेंट करके अपना एफडी अकाउंट ओपन करते हैं। जी, और अगर आरडी अकाउंट में मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट की हम बात करते हैं तो वो क्या है?
देखिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। आपको जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कई बैंक्स में ये 500 रुपए से भी स्टार्ट है कि आप 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपने अकाउंट में आप डाल सकते हैं और धीरे धीरे करके आपका अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जहां पर जिन लगता है लोगों को कि ये वो छोटा एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, आरडी अकाउंट एक बार आपने खुलवाया तो कितना लंबा टाइम पीरियड होता है, मिनिमम टाइम पीरियड क्या होता है इसके लिए? देखिए टाइम पीरियड इसमें 6 महीने मिनिमम टाइम होता है, उसके बाद आप 12 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। और अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले हमें अकाउंट बंद कराना है तो क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए इसका प्रोसेस वही है जो आप एफडी के लिए करते हैं। अगर हम मैच्योरिटी से पहले इसको ओपन करते हैं तो जैसा हमारा प्रोसीजर एफडी का है जहां पर आपका कुछ अमाउंट कटता है तो वैसे ही अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होता है और उसके बाद आप इसको करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करा सकते, बट अगर किसी को जरूरत है तो वो इसको पहले भी मैच्योर कर सकते हैं जहां पर कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है बैंक की तरफ से, फिर आप उसको मैच्योरिटी ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिबेट की बात करें तो आरडी पर कितना इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है? देखिए जो एफडी के ऊपर होता है सिमिलरली है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। जो आपका टैक्स लगता है एफडी के ऊपर में वही टैक्स लगेगा और जब आप फाइनल अपना इनकम टैक्स फाइल अप करेंगे तो वहां पर ये मेंशन होगा और फिर जो भी इनकम टैक्स आपका बनता है नॉर्मल स्लैब से वैसा उस पर जो आपका टैक्स है वो कंप्यूट होगा। बिल्कुल। आरडी में क्या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप इसमें आरडी में जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है तो आप जॉइंट कर सकते हैं, अगर आपका सिंगल बैंक अकाउंट है तो आप सिंगल कर सकते हैं। तो क्या जब हम जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं आरडी में तो वो शेयरिंग बराबर रहती है? इससे कोई बैंक का लेना देना रहता है या कोई भी एक पर्सन भी डाल रहा है भले वो 2 नाम पर है तो वो चलता है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जिस बैंक जो नाम से आपका बैंक अकाउंट है आप उस नाम से ओपन कर सकते हैं। शेयरिंग का इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शेयरिंग के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है। जब आप मैच्योरिटी होगी तो जिस अकाउंट से आपका पेमेंट गया उसी अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा। जी। बीच में सपोज करिए फाइनेंशियली हमारी हालत ठीक नहीं है और हमने बीच में कोई जो इंस्टॉलमेंट है वो लैप्स कर दिया है तो क्या हम एक साथ 2 भर सकते हैं? वो फाइन से बच सकते हैं? किसी तरह का कोई चार्ज लगता है उस पर? देखिए फाइन तो इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप कोई लैप्स होती है, कोई आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बाद में आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर जब मैच्योरिटी होगी फिर आपको जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा आपको अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, वो एक साथ फिर अगर जो लैप्स है तो उस लैप्स अमाउंट पे नहीं ना मिलके जितना आपने पे किया है उस पे मिलता है। फाइन जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आरडी एक अच्छा जरिया है सेविंग के लिए। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने पूछा कि जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम कितने लोग एक साथ खोल सकते हैं आरडी अकाउंट? देखिए इसमें 2 जॉइंट अकाउंट होल्डर इसमें होते हैं जो कि आप ओपन कर सकते हैं। हालांकि जो बैंकिंग रूल्स हैं जॉइंट होल्डर के लिए वही सेम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो आरडी अकाउंट है बैंक के अलावा और कहाँ जाकर खुलवाया जा सकता है? देखिए आरडी अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ही फैसिलिटी यहाँ पर है। आप बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों में जाकर आप इन्वेस्टमेंट आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए ऑफलाइन ही प्रोसेस है या ऑनलाइन भी कर सकते हैं? देखिए अब तो बैंक्स के पास ऑनलाइन भी है। आप जितने भी बैंक है सबकी अपनी मोबाइल ऐप भी है। ऑनलाइन नहीं, आप मोबाइल की ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखी है आप उसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके भी ओपन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। तो सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। जो फैसिलिटी आप नेट बैंकिंग के लिए करते हैं, आप इंटरनेट यूजर हैं तो आप किसी भी फैसिलिटी से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बात हुई बैंक अकाउंट्स की, लेकिन आपने बोला कि पोस्ट ऑफिस से भी ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। तो क्या पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट को भी हम ऑनलाइन खोला जा सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर फैसिलिटी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस के पोर्टल पर तो आप ओपन कर सकते हैं। बट जनरली हम देखते हैं कि लोग पोस्ट ऑफिस जाकर ओपन करना पसंद करते हैं, बट इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जाकर ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। आरडी से जुड़ी एक अच्छी जानकारी आज हमारे एक्सपर्ट अनुज जी ने हमें दी है। उम्मीद करते हैं आप आरडी अकाउंट खुलवाकर इसका लाभ जरूर लेंगे। अनुज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी सरकारी योजनाओं से लाभ में जानेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो पशुपालन से जुड़ी है। The world champion of Belgium.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। अपने इस आखिरी सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना। तो जानते हैं ये योजना हमारे किसान भाई बहनों के लिए कैसे और कितनी फायदेमंद है। सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया था तो उसमें 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना का भी जिक्र था। यानी पशुपालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। इस रकम का इस्तेमाल डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना और पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पशुपालन और डेयरी विभाग पर है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के जरिए आप अपने संयंत्र के लिए ऋण ले सकते हैं। संयंत्र की स्थापना या सुधार में आने वाली अनुमानित या वास्तविक लागत का 90% तक कर्ज लिया जा सकता है। सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए लाभार्थी का योगदान 10% हो सकता है, जबकि मध्यम उद्यमों के मामले में योगदान 15% तक रहेगा। वहीं दूसरी श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक हो सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा या किसी और तकनीकी रुकावट की वजह से परियोजना लागत बढ़ जाती है तो अनुमोदन के 2 साल के भीतर ऋण की राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये निधि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। इसके मुख्य रूप से 7 उद्देश्य हैं। पहला है दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना। दूसरा उद्देश्य उत्पादकों को बढ़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना। तीसरा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस से बने उत्पाद उपलब्ध कराना। चौथा देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण आहार की जरूरत को पूरा करना और कुपोषण को कम करना। पांचवा उद्यमिता विकास करना और नए रोजगार पैदा करना, जबकि छठा निर्यात को बढ़ावा देना और सातवां उद्देश्य पशुओं को किफायती मूल्यों पर संतुलित और अच्छी गुणवत्ता वाला आहार उपलब्ध कराना। अगर आप व्यक्तिगत उद्यमी हैं, आपकी कोई निजी कंपनी है या आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मालिक हैं या किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं, तो आप पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा धारा 8 की कंपनियां भी इस निधि का लाभ लेने की पात्र हैं। डेयरी प्रसंस्करण में नई इकाइयों की स्थापना के लिए अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता मिलती है। अगर प्रसंस्करण इकाई पहले से ही मौजूद हो तो उसकी गुणवत्ता या पैकेजिंग वगैरह के लिए भी इस निधि से मदद ली जा सकती है। इन इकाइयों में आइसक्रीम यूनिट हो सकती है, पनीर की यूनिट हो सकती है, दूध पाउडर या मट्ठा तैयार करने वाली यूनिट हो सकती है, टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं वाली अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दुग्ध प्रसंस्करण इकाई भी हो सकती है। इनके अलावा आप डेयरी से जुड़ी किसी और इकाई के लिए भी सहायता ले सकते हैं। इसी तरह मांस प्रसंस्करण में भी नई इकाइयों की स्थापना या पुरानी इकाई को बेहतर बनाने के लिए सहायता दी जा रही है, जबकि पशु आहार में लघु, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई के लिए खनिज मिश्रण संयंत्र के लिए आप इस निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। खनिज मिश्रण संयंत्र के लिए आप इस निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस पेशकश में दी गई तमाम जानकारियां जरूर आपके काम आएंगी। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको डिजिटली साक्षर बनाने में मदद करें, आप स्मार्टली अपना काम करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायक बने। अगर आप कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं या हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।